नमस्कार साथियों। आज जो अपनी चर्चा है वो उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर होगी जिनका संबंध समानता से है और जो पीछे के विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए। इक्वलिटी की चर्चा करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में इक्वलिटी क्या है और कौन से क्वेश्चंस आए हुए। निम्नलिखित में से किस विचारक ने असमानता को प्राकृतिक एवं परंपरागत के रूप में चिन्हित किया है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये प्राकृतिक और परंपरागत ये दो प्रकार की असमानताएं कौन सी है। उदाहरण से समझाता हूं। महिला और पुरुष का जो लिंग अलग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये है प्राकृतिक असमानता। ये प्रकृति ने पैदा की। एक व्यक्ति को लंबा पैदा किया, एक को ठिगना पैदा किया, एक को गोरा पैदा किया, एक को काला पैदा किया। ये है प्राकृतिक असमानता। उसके बाद है परंपरागत। इन प्राकृतिक असमानताओं के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति की सोशल स्टेटस में, उसके कार्यों में, उसकी गरिमा में परिवर्तन कर देना, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भूमिकाओं में परिवर्तन कर देना, ये है परंपरागत रूप। जो समाज में जेंडर गैप आया है, महिला और पुरुष के कार्यों में जो भेद है कि महिलाएं हैं वो घरों तक सीमित कर दी गई है और पुरुष है वो बाहर का काम देखता है। मुख्य जितने भी काम है, कला से संबंधित, राजनीति से संबंधित, अर्थ से संबंधित, वो करता है पुरुष, और घरेलू कार्य महिलाओं के हिस्से में आता है। तो प्राइवेट वुमेन और पब्लिक मैन, ये जो है ये परंपरागत असमानता है। ये कहना कि अश्वेत हैं वो अपराधी होते हैं, निम्न बौद्धिक क्षमताओं वाले होते हैं, इसलिए वो राजनीति में भी पीछे रहेंगे, नागरिक अधिकारों में भी पीछे रहेंगे और संसाधन वितरण में भी पीछे रहेंगे, ये है परंपरागत असमानता। प्राकृतिक है, कोई गोरा काला है, ये तो प्रकृति से पैदा होते हैं। शुरू से लेके आज तक, यानी जब तक रूसो नहीं आया था, हमारे समझ में नहीं आया था, कब प्लेटो से लेके और रूसो तक, ये लगभग 2000 साल का बीच का पीरियड है। इसमें प्रत्येक विचारक ये कहा करता था कि असमानता प्राकृतिक होती है। जैसे कि अरस्तु ने कहा है, कुछ व्यक्ति मालिक बनने के लिए पैदा होते हैं और कुछ दास बनने के लिए पैदा होते हैं। कुछ व्यक्तियों में, जैसे प्लेटो कहता है, स्वाभाविक क्षमता होती है कि उनमें बुद्धि बल ज्यादा है तो वो शासक बनेंगे, और बाकी फिर जो नहीं होंगे, जो जिन्हें भूख ज्यादा होगी, इच्छाएं ज्यादा होगी, उत्पादक बनेंगे। तो पहली बार रूसो था जिसने हमें ये बताया कि असमानताएं एक नहीं होती, दो प्रकार की होती है। उसने पहली बार परंपरागत यानी सामाजिक असमानताओं का वर्णन किया। उसने कहा कि लोग जो मांग करते हैं वो इस असमानता को दूर करने की मांग नहीं करते। कभी भी औरत ये नहीं कहती कि मेरा लिंग परिवर्तन करा के और मुझे पुरुष बना दो, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमारी जो भूमिकाएं हैं, हमारे काम हैं, उनको सही कर दो आप। अब लड़का तो छोरो छोरी है, वो तो दोनांग हुआ है, लेकिन गु मूत जो दोनों हुआ है वो लुगाइया के हिस्से में आ गयो। आदमी तो बांस हुआ विंग मां, छोरे पेशाब कर दियो, छोरी पेशाब कर दियो। ये है परंपरागत है असमानता। जबकि वो उतना ही हक पुरुष का भी है, उतना ही काम पुरुष को भी करना चाहिए जितने महिलाएं करती है। तो ये रूसो ने कहा था, और रूसो की इन्हीं बातों से फिर देखिए फ्रांस की क्रांति हुई थी, जो परंपरागत असमानताओं के खिलाफ थी। तीसरी दुनिया, देखिए 3 प्रकार की दुनिया, पहले ये चर्चा कर ले। अल्फ्रेड सोबी ने कहा कि अल्फ्रेड सोबी ने कहा ये 3 प्रकार की दुनिया। कौन सी 3 प्रकार की दुनिया है? एक है पहली दुनिया, एक है दूसरी दुनिया, एक है तीसरी दुनिया। यह वर्गीकरण शीत युद्ध के पीरियड का है। पहली दुनिया है जो पूंजीवादी है, पूंजीवादी देश हैं, वो पहली दुनिया में आते हैं। फिर है दूसरी दुनिया, जो साम्यवादी देश थे, जो यूएसएसआर के नेतृत्व में, वो दूसरी दुनिया थी।
और जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो गरीब और गुलामी से मुक्त हुए देश थे वो थी तीसरी दुनिया। जिनको अपन विकासशील देश बोलते हैं। पहली दुनिया में आते हैं अमेरिका, मतलब पहले आया करता था, आज विभाजन मानो तो मत मानो। यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पश्चिम यूरोप के बाकी देश और जापान, ये पहली दुनिया है। दूसरी दुनिया साम्यवादी देशों की थी। यूएसएसआर खुद जो 1990 के बाद रूस हो गया, उससे पहले की चर्चा करें, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गारिया और चाइना, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, ये साम्यवादी देश है, दूसरी दुनिया में थे। क्यूबा। तीसरी दुनिया में भारत, पाकिस्तान, हमारे जितने भी पड़ोसी हैं चीन को छोड़ के, और उसके बाद अफ्रीकन देश, ये सारे के सारी तीसरी दुनिया है। इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से और किनके होने से होती है कि पहचान करनी है आपको तीसरी दुनिया कैसी है। तो तीसरी दुनिया में सामाजिक असमानता पाई जाती है। बिल्कुल, भारत का उदाहरण लेंगे, भारत में सामाजिक असमानता पाई जाती है। लैंगिक भेद भी, जातीय भेद भी और धार्मिक भेद भी, तीनों भेद पाए जाते हैं। आर्थिक समृद्धि, ये पहचान है पहली दुनिया की, ये तो तीसरी दुनिया की पहचान नहीं है। आर्थिक समृद्धि, अमीरी नहीं होती। लिंग असमानता बिल्कुल पाई जाती है भारत में, पितृसत्तात्मक समाज है भारत। और मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनता, मानव है वो भी एजुकेटेड नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं है, अर्थ यानी गरीब भी है, ये भी पाई जाती है। तो इसमें दो है ना, ये नहीं पाई जाती, आर्थिक समृद्धि नहीं पाई जाती थर्ड वर्ल्ड में। बाकी ये तीनों चीजें, गरीबी पाई जाती है, लैंगिक और सामाजिक असमानताएं पाई जाती है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, इसका उत्तर सी है। निम्नलिखित में से कौन अवसर की समानता को मेंढक दर्शन कहता है? मेंढक दर्शन का यहां तात्पर्य है टेडपोल फिलोसॉफी, यानी एक संक्षिप्त सोच है, इसी से काम नहीं चलने वाला है। राज्य को और भी बहुत कुछ करना होगा, और बहुत सारी समानताएं हैं वो भी लानी होगी, सकारात्मक समानता लानी होगी, आर्थिक और सामाजिक समानताएं लानी होगी। सिर्फ अवसर की समानता से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि लोगों की बेसिक नीड्स पूरी करके उनको आगे भी लाना होगा, आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाइयां भी करनी होगी। इसलिए अवसर की समानता है, ये अकेला पर्याप्त नहीं है, ये तो मेंढक दर्शन की तरह है, छोटी सोच वाली बात है ये तो ये R.H. टोनी ने कहा है इसको मेंढक दर्शन। निम्नलिखित में कौन संसाधनों की, देखिए इसको हटाना पड़ेगा, यहां समता लिखना पड़ेगा कि कौन संसाधनों की समता से संबंधित नहीं है। पहले तो मैं संसाधन समता क्या है या संसाधन समतावाद क्या है। संसाधन समतावाद का तात्पर्य है कि लोगों की बेसिक नीड्स पूरी करना। देखिए क्षमताएं तो होती है लोगों में, लेकिन उन क्षमताओं का उपयोग करने के लिए उनके पास साधन नहीं होते। एक बच्चा है, वो गरीब है, पढ़ने की तो उसकी इच्छा है, पढ़ना भी चाहता है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन उसके पास स्कूल में फीस के पैसे नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप संसाधनों की समता की चर्चा करें, संसाधन समतावाद, उनकी बेसिक नीड्स पूरी की जाए, यानी राज्य को सकारात्मक भूमिका निभानी होगी इस मामले में। राज्य को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बेसिक चीजें प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करानी होगी, ताकि हर एक व्यक्ति समाज में मजबूत हो और वो पूरी कड़ी मजबूत हो। तो जॉन रॉल्स का पूरा न्याय सिद्धांत इसी पे निर्भर है। एरिक रोकोस्की भी संसाधनों की समता की बात करते हैं। रोनाल्ड डोरकिन है, ये भी संसाधन समतावादी है। माइकल वॉल्जर ये कहते हैं कि ये एकमात्र सिद्धांत नहीं है, सब लोगों को संसाधन समान देने से समाज में सुधार नहीं होगा। किसी को गरिमा चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए, सबको अलग अलग चीजें चाहिए। तो समानता का कोई एक नियम नहीं हो सकता कि संसाधन देते समता आ जाएगी। तो माइकल वॉल्जर है, ये बहुत प्रकार की समानता की चर्चा करते हैं जो जटिल समानता में आती है। तो माइकल वॉल्जर है वो नहीं है, बाकी ये तीनों संसाधन समतावाद से संबंधित है। राज्य की सकारात्मक कार्रवाई और
राज्य की कल्याणकारी भूमिका को चाहते हैं। इसका संबंध राज्य के कल्याणकारी स्वरूप से है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन यह विश्वास करता है कि जटिल समानता का सिद्धांत सामाजिक वस्तुओं के वितरण में प्रयुक्त किया जाना चाहिए? सामाजिक वस्तु में क्या है, वाल्जर ने नहीं कहा। इनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके लिए। सामाजिक वस्तु वही नहीं है जितनी जॉन रॉल्स कह के गए, चाहे वो आत्म सम्मान हो, चाहे वो अवसर की समता हो, या ये कुछ जो गिना के गए हैं। वो कहते हैं कि ये जटिल समानता के अकॉर्डिंग, मानी जिसको जो जरूरत है उसको वो चीजें देनी होगी। अब हम कह दें कि आर्थिक समता दो, तो कई बार एक घर में या एक समाज में महिलाओं के पास आर्थिक साधन तो है, लेकिन उनकी लैंगिक रूप से गरिमा नहीं है, उनकी मान्यता और पहचान नहीं है, तो उनको मान्यता और पहचान चाहिए। तो इसको बोलते हैं जटिल समानता। तो और ये जटिल समानता और सरल समानता का जो विभाजन है वो माइकल वाल्जर का है। जटिल समानता आते ही आप माइकल वाल्जर की तरफ चले जाएं। निम्नलिखित में से क्या समानता के सिद्धांत की अनुरूपता में नहीं है? कि क्या चीज है जो समानता के सिद्धांत के तहत नहीं आता? देखिए, संरक्षणात्मक विभेदन आता है। संरक्षणात्मक विभेदन अपने यहां अगर इसके दो नाम होते हैं, यूएस में इसको सकारात्मक कार्रवाई बोलते हैं, और भारत में इसके लिए हम आरक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं। संरक्षणात्मक विभेदन, कई बार इसको विपरीत भेदभाव भी बोल देते हैं, कि जिन वर्गों के साथ पहले भेदभाव हुआ है उनके भेदभाव को दूर करने के लिए जो वर्ग आगे थे उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जैसा कि आरक्षण। यूएस में अश्वेतों के साथ, और भारत में ओबीसी है, महिलाएं हैं, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, इनको आरक्षण दिया गया। संरक्षणात्मक विभेदन है। विशेष योग्यता के लिए विशेष पुरस्कार, ये भी जरूरी है। अगर सबको आप बराबर कर देंगे तो फिर कौन विशेष करना चाहेगा, कौन मेहनत करना चाहेगा, ये भी आता है समता के तहत। राज्य की सकारात्मक कार्रवाई, जब ये चर्चा कर रहे थे सकारात्मक कार्रवाई, ये भी आता है। समरूपता ये नहीं आती। समरूपता का तात्पर्य कि टोटल इक्वल कर देना, सम कर देना एकदम। जैसे कि एक बच्चे के 36% है, एक के 90% आए, अब वो 36% वाला कह रहा है भाई मुझे, मेरे लिए भी समानता की स्थापना करो, इसको भी 36 पे लेके लाओ, या मुझे भी 90 पे लेके जाओ। यानी योग्यता की विशेष इसमें वैल्यू नहीं होती, ये नहीं होता। समानता में कोई हूबहू समानता नाम की कोई, या पूर्ण समानता नाम की कोई चीज नहीं होती। वरना सारी कह देंगे हमारे रंग एक जैसे कर दो, हमारे लिंग एक जैसे कर दो, हमारे घर एक जितने बड़े बना दो, हमारी योग्यता एक जैसी कर दो। तो ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता समता के तहत। तो ये था समरूपता नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, अवसर की उचित समानता जॉन रॉल्स चाहते हैं। जटिल समानता अभी करके हटे, जटिल समानता माइकल वाल्जर की है, जोशुआ कोहन की नहीं है। ये सामर्थ्य की समानता या सामर्थ्य समता या क्षमता की समानता, ये अमर्त्य सेन की है, मार्था नुसबॉम वगैरह की है। ये है सामर्थ्य समता में ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को आप मछली पकड़ के मत दो, बल्कि उसको मछली पकड़ना सिखाओ। आप उसमें क्षमता पैदा करो ताकि स्वयं वो अपनी क्षमताओं का, सामर्थ्य का उपयोग करके और समाज में समान स्थिति में आ जाए। ये कहना है अमर्त्य सेन का। संसाधन समतावाद ये है रोनाल्ड डोरकिन का। बिल्कुल सही है, बाकी तो मिलान सही है, लेकिन ये वाला मिलान नहीं है, क्योंकि यहां जोशुआ कोहन की जगह वाल्जर आना था, माइकल वाल्जर। निम्नलिखित में से कौन दक्षता और समानता यानी सामर्थ्य कह दो के बीच सामंजस्य को स्वीकार नहीं करता? इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है? लैंगिक असमानता जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और इनइक्वालिटी, उसका मूल कारण क्या है? क्यों आई है ये? क्या कानूनी व्याख्याओं में गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, इसका नए शासन प्रक्रियाएं भी नहीं किया है ये सब कुछ। ये प्राकृतिक अंतर भी नहीं है लैंगिक असमानता का। ये लिंग असमानता तो हो सकती है, लेकिन लैंगिक नहीं होती। लिंग और लैंगिक में फर्क होता है, सेक्स और जेंडर में फर्क होता है। सेक्स है
ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग। और जेंडर है भूमिकाएं। इसका मूल कारण है पितृसत्तात्मक पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता। पितृसत्तात्मक समाज वो समाज होता है जिसमें महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है और पुरुष वहां सुपीरियर की, नेतृत्व की, अभिभावक की भूमिका में होता है। जैसे कि अभी ईरान में जो चल रहा है, अरब देशों में जो महिलाओं की स्थिति है, वो पितृसत्तात्मकता का प्रतीक है। भारत में जो महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार और हम उनकी राजनीतिक स्थिति जो देख रहे हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति देख रहे हैं, ये भी पितृसत्तात्मकता का कारण है। सूची को मिलान करना है कूटों के साथ। एरिक रोकोवस्की अभी अभी हम करके गए थे, संसाधनों की समानता की चर्चा करता है। अमर्त्य सेन, मार्था नुसबन है, ये कहते हैं संसाधन देने से काम नहीं चलेगा बल्कि उन्हें सामर्थ्य पैदा करना होगा। माइकल वाल्जर है, इनकी जटिल समानता है। और जर्मी बेंथम है, ये कल्याण की समानता है। अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो, ये समानता है उनकी। तो ये मिलान हो जाएगा। एक रोको उसकी 3, ए का 3, सी में 1 में बैठ रहा है, सीधा ही उत्तर आ रहा है इसका। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा कौन किस समानता से रिलेटेड, हम यही देखते आ रहे हैं। जटिल समानता पे 2 क्वेश्चन के लिए, संसाधन समतावाद में 3-4 क्वेश्चन देख लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा इन पे ध्यान देंगे तो आप आधे पेज के नोट्स बनाएंगे तो भी 50% आपके चांस रहते हैं आपके उत्तर का सही होने का। तो ये हमने समता से जो रिलेटेड क्वेश्चन से उनकी हमने चर्चा की। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।